देखें, ये देखें हमारे पास स्टमक को निकाला तो पोस्टीरियरली आप देखेंगे स्प्लीन पड़ी हुई है, ये हमारे पास क्या है, पेंक्रियाज पड़ा हुआ है। तो ये वाले सारे पार्ट, और यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी होती हैं, किडनीज पड़ी होती हैं। तो लेफ्ट हमारे पास किडनी एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये सारे पार्ट्स जो हैं स्टमक बेड की फॉर्मेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टमक बेड बन गया। इसी तरह अगर हम देखें तो इसकी अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो इसकी आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, बेसिकली अगर इसको भी हम निकाल लें तो आप देख सकते हैं, सॉरी अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये हमने अभी लेफ्ट किडनी आपको बताई थी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड बताया था जो कि इसकी सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, ये स्टमक की। अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई आती है सीलिएक ट्रंक से। सीलिएक ट्रंक को अगर हम देखें तो इटसेल्फ जो होती हैं 3 मेजर आर्टरीज होती हैं जो निकल रही होती हैं। एक हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी होती है, देन वी हैव कॉमन हिपैटिक आर्टरी, और फिर हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, और फिर हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो यहाँ पे आके ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसी तरह पोस्टीरियरली जो जा रही होती है, तो ये देखें, ये वाला मॉडल यहाँ पे हमारे पास था। तो ये यहाँ से कौन सी थी हमारे पास, एक और आर्टरी जो निकल रही थी, दिस इज स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी बेसिकली क्या कर रही होती है, ये यहाँ से ब्रांचेस देती है जो यहाँ पे आती हैं, इन्हें बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, और हमारे पास आती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो कि हमारे पास बॉडी को, ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास इसी की एक ब्रांच होती है जो हमने यहाँ पे देखा, कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की आगे फिर ब्रांच होती है हमारे पास राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो कि आके ग्रेटर कर्वेचर के पाइलोरिक पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इसकी वीनस ड्रेनेज इसकी रिस्पेक्टिवली होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसकी रिस्पेक्टिवली होती है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हमारे स्टमक की जो मेन चीज़ें थी वो हमारी पूरी होगी। अब अगर इसी ये जो हमारे पास स्फिंक्टर है, जो इसको हमने कहा था ये हमारे पास कार्डिक स्फिंक्टर है, तो अगर इसमें कोई मसला हो जाता है, ये क्लोज नहीं होता, तो क्या होगा, बेसिकली एसिड की रीगजिटेशन होगी, जिसको हम रीगजिटेशन ऑफ एसिड कह लें, फूड प्रोडक्ट्स, फूड पार्टिकल्स कह लें, रीगजिटेशन हो रही है, तो उसकी कंडीशन होती है जिसको हम गर्ड बोलते हैं। अब गर्ड दैट इज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाती है। ठीक है, और लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड ही जो है वो बैरेट एसोफेगस काज कराता है और जिसमें मेटाप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर स्टमक में इटसेल्फ आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन है दैट इज नोन एज गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्राइटिस हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर्स जो हैं उसका पता होना चाहिए कि इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है, लेसर कर्वेचर पे हमारे पास बन रहे होते हैं, और इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू बन रहे होते हैं। बेसिकली तो ये होता है कि एसिड, या तो एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, या हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास ज़्यादा थिन हो जाए, उसकी वजह से हमारे पास ये म्यूकोजल वाल में ब्रेक हो जाती है, टीयर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और अगर इसकी परफोरेशन हो जाती है, एंटीरियर परफोरेशन होती है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें पड़े होंगे ये आप देखेंगे कि एंटीरियर अगर इसकी परफोरेशन होगी तो कौन से जाएंगे, पोस्टीरियर होगी तो कौन कौन से स्ट्रक्चर जाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट जो हमारे पास शुरू होता है दैट इज, तो स्टमक के बाद अगला पार्ट हमारे पास कौन सा शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ड्यूडेनम आ जाती है। ड्यूडेनम के इटसेल्फ 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास पड़ा था ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे। ठीक है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमारे पास कौन सा होता है, L1 के लेवल पे होता है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सॉरी मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टमक पड़ा हुआ है, स्टमक पे यहाँ पे इसके कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं। लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, इसके जो लिगामेंट्स हैं, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होता है जो इसको स्प्लीन के साथ अटैच करवा रहा होता है। ठीक है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होता है। इसी तरह हमारे पास गैस्ट्रोफ्रेनिक होता है, यहाँ पे फंडस से मतलब अटैच होकर ये डायाफ्राम के साथ लगा हुआ होता है, तो हमारे पास गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट होता है। फिर हमारे पास ओमेंटम होता है दैट इज लेसर ओमेंटम जो कि कार्डिक ओरिफिस से पाइलोरिक ओरिफिस तक होता है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इसका गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है, तो एक पार्ट इसका कौन सा होगा, एक होता है इसका गैस्ट्रोहिपैटिक, तो दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, हिपैटोड्यूडेनल। ठीक है, तो 2 इसके पार्ट होते हैं, इसके 2 लिगामेंट्स होते हैं लेसर ओमेंटम में। इसी तरह अगर हम ग्रेटर ओमेंटम की बात करें तो ग्रेटर ओमेंटम इसका, ये इसकी पोजीशन है, तो ये ग्रेटर ओमेंटम इसका तकरीबन बॉडी से शुरू होता है और पाइलोरिस पार्ट तक आता है, और ये फिर होता है डिसेंड डाउन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ट्रांसवर्स कोलोन पड़ी हुई है, तो डिसेंड डाउन करके जाता है, ये ट्रांसवर्स कोलोन के ऊपर लगता है, और ये इसका फोल्ड होकर, सॉरी डिसेंड डाउन होकर फोल्ड करके फिर फोल्ड होकर आके ये अटैच होता है किसके साथ, ट्रांसवर्स कोलोन के साथ अटैच होता है, कौन सा, ग्रेटर ओमेंटम जो है इसका। ठीक है,
और इसका एक और लिगामेंट होता है जो कि गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट होता है, जो कि स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में होता है। तो ये इसका वो था। अगर हम बात करें थे ड्यूडेनम की, तो ड्यूडेनम को अगर देखें, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे भी क्या होता है ड्यूडेनम के, अभी मैंने आपको बताया हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट होता है, बेसिकली वो इसको एंटीरियरली इसके साथ अटैच हो रहा होता है। इसी तरह ग्रेटर ओमेंटम भी इसको पोस्टीरियरली कवर कर रहा होता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ये है हमारे पास ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट, वर्टिकल पार्ट। अब सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी है। इंपॉर्टेंस की वजह क्या है कि यहाँ पे हमारे पास लिवर होता है, ये हमारे पास पड़ा हुआ लिवर, ठीक है। अब लिवर से अगर हम देखें तो ये बनती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या गाल ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये इसकी बाइल डक्ट पड़ी हुई है, ठीक है। दिस वन इज गाल ब्लैडर, ये इसकी फंडस है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी नेक है हमारे पास गाल ब्लैडर की। तो फिर यह हमारे पास देखें आपको इसमें स्पाइरल वैल ऑफ हिस्टर, ये देखें ये जिगजैग से आपको वैल्व से नजर आ रहा होगा इसमें। तो ये देखें, ये बात है स्पाइरल वॉल ऑफ हिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बनती है जो नीचे आके ड्रेन होती है मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे। पोस्टीरियरली ये आती है किसके, हेड ऑफ पेंक्रियाज के, पोस्टीरियरली आके फ्यूज करती, दोनों मिलके यहाँ से हमारे पास आ रही है मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट, और पोस्टीरियरली हेड ऑफ पेंक्रियाज से हमारे पास आ रही होती है कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों की ओपनिंग होती है मेजर ड्यूडेनल पेपिला पे। तो ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जो पड़ा हुआ मेजर ड्यूडेनल पेपिला होता है, और इससे अबव जो है तकरीबन 2 सेंटीमीटर अबव जो है हमारे पास पड़ा होता है माइनर ड्यूडेनल पेपिला, जहाँ पे सिर्फ माइनर पेंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है, ठीक है। वो इस वजह से होती है कि जो हमारे पास पेंक्रियाज है, इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो ये हमारे पास 2 बड होती हैं, एक वेंट्रल बड होती है, एक डोर्सल बड होती है, जहाँ से ये बन रहा होता है। तीसरा ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ जाता है। इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ट्रांसवर्स पार्ट है हमारे पास, और सुपीरियरली इसके हेड ऑफ पेंक्रियाज पड़ा हुआ होता है, और इसके इंटीरियरली हमारे पास 2 वेसल्स होती हैं इंपॉर्टेंट जो कि गुजर रही होती हैं, सॉरी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स होती हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन यहाँ से गुजर रही होती है, ठीक है। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, ये हमारे पास जो होता है बेसिकली एक फ्लेक्चर बना रहा होता है, जो हमारे पास फोर्थ पार्ट होता है ड्यूडेनोजुजिनल फ्लेक्चर, डीजे फ्लेक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो डीजे फ्लेक्चर जो है बेसिकली यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जो कि अटैच करता है इसको जाके डायाफ्राम के साथ, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स जो है वो इस जंक्शन पे इसको अटैच कर रहा होता है अपने डायाफ्राम के साथ, ठीक है। अच्छा, इसी के दरम्यान में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, ये ऑर्गन आ रही है, दैट इज पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज को भी हम देख लेते हैं। पेंक्रियाज के हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये होता है हमारे पास हेड ऑफ पेंक्रियाज, फिर हमारे पास हो जाती है बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, फिर आ जाती है टेल ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। अगर हम बॉडी हेड ऑफ पेंक्रियाज की बात करें तो इसके हमारे पास देखें 3 हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं, 2 हमारे पास सरफेसेस होती हैं। तो हमारे पास 3 बॉर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर होगा, फिर हमारे पास क्या होगा राइट लेटरल होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इंफीरियर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास तीसरा ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आ जाता है। इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ट्रांसवर्स पार्ट है हमारे पास, और सुपीरियरली इसके हेड ऑफ पेंक्रियाज पड़ा हुआ होता है, और इसके इंटीरियरली हमारे पास 2 वेसल्स होती हैं इंपॉर्टेंट जो कि गुजर रही होती हैं, सॉरी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स होती हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन यहाँ से गुजर रही होती है, ठीक है। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, ये हमारे पास जो होता है बेसिकली एक फ्लेक्चर बना रहा होता है, जो हमारे पास फोर्थ पार्ट होता है ड्यूडेनोजुजिनल फ्लेक्चर, डीजे फ्लेक्चर जिसको हम बोलते हैं। तो डीजे फ्लेक्चर जो है बेसिकली यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जो कि अटैच करता है इसको जाके डायाफ्राम के साथ, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स जो है वो इस जंक्शन पे इसको अटैच कर रहा होता है अपने फ्राम के साथ, ठीक है। अच्छा, इसी के दरम्यान में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, ये ऑर्गन आ रही है, दैट इज पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज को भी हम देख लेते हैं। पेंक्रियाज के हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये होता है हमारे पास हेड ऑफ पेंक्रियाज, फिर हमारे पास हो जाती है बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, फिर आ जाती है टेल ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। अगर हम हेड ऑफ पेंक्रियाज की बात करें तो इसके हमारे पास देखें 3 हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं, 2 हमारे पास सरफेसेस होती हैं। तो हमारे पास 3 बॉर्डर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर होगा, फिर हमारे पास क्या होगा राइट लेटरल होगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फिर हमारे पास राइट लेटरल और इंफीरियर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास अपेंडिसिस एपिप्लोइकी होते हैं, ये हमारे पास फैट के स्मॉल डेपोजिशंस हुई होती हैं जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसियल एपिप्लोइकी होते हैं। फिर हमारे पास होस्ट्रेशंस होते हैं, और इसमें हमारे पास ये फाइब्रस बैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं टीनिया कोलाई बोलते हैं। तो ये 3 इसकी चीज़ें हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती। इनके डिफरेंसेस का आपको पता होना चाहिए।
फिर हमारे पास इसमें डाइवर्टिकुलोसिस होती है। बेसिकली डाइवर्टिकुलोसिस क्या होती है, इसमें मैं वीडियो में एक पिक्चर भी अभी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसमें आप देख सकेंगे। डाइवर्टिकुलोसिस आउट पोचिंग होती है। बेसिकली आउट पोचिंग टीनिया कुलाई वाला जो पार्ट है वहाँ से नहीं हो सकती। टीनिया कुलाई वाला पार्ट जो है वहाँ पे तो थिक फाइबरस बैंड होता है, तो वहाँ से तो क्या नाम है, वहाँ पे तो इसकी आउट पोचिंग नहीं हो सकती। दो ये टीनिया के दरमियान वाला जो एरिया है ये वाला वीक पार्ट होता है, तो वीक पार्ट जो होता है बेसिकली वहाँ से आउट पोचिंग हो सकती है कोलोन के किसी भी पार्ट की, उसे हम डाइवर्टिकुलोसिस बोलते हैं। अच्छा, तो अभी हमने देखा इसमें कि एनल फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला बेसिकली हमारे पास एबनॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन टू सरफेस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये कहीं भी बन सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला पार्ट जो हमारे पास आ जाता है, दैट इज सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन जो है दैट इज ये रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन बनाता है, एस शेप में होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट शुरू हो जाता है, दैट इज रेक्टम। तो रेक्टम को अगर हम देखें तो रेक्टम के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें जो है रेक्टम वो क्लियरली नहीं नज़र आ रही, तो इसको देखने के लिए हम, अच्छा, तो रेक्टम को अगर हम देखें बेसिकली तो रेक्टम के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में ये हमारे पास यहाँ पे कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, ये रही हमारे पास रेक्टम। तो S3 के लेवल से हमारे पास बेसिकली ये शुरू हो रही होती है, और रेक्टम को इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। तो उसमें अपर 1/3 जो होता है उसको एंटीरियरली पेरिटोनियम कवर कर रही होती है, और दोनों साइड से लेटरली भी पेरिटोनियम कवर कर रही होती है, पोस्टीरियरली इसके पेरिटोनियम नहीं होती, ठीक है। इसी तरह जो इसका मिडिल पार्ट होता है उसमें सिर्फ एंटीरियरली हमारे पास कवर कर रही होती है पेरिटोनियम, बाकी लेटरली और पोस्टीरियरली पेरिटोनियम कवर नहीं कर रही होती। और इसका जो लोअर 1/3 पार्ट है वो डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम है, ठीक है। तो रेक्टम के अगर हम रिलेशंस में देख लें तो पोस्टीरियरली हमारे पास एक फेशिया आ रहा होता है इसी तरह से, जो कि सेक्रोरेक्टल फेशिया जिसको कहते हैं। सेक्रोरेक्टल फेशिया को हम वाल्डायर्स फेशिया भी कहते हैं। तो रेक्टम के पोस्टीरियरली ये फेशिया होता है जो इसको सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह इसके एंटीरियरली अगर हम मेल्स में देखें तो मेल्स में हमारे पास यहाँ पे एक पाउच बनता है जिसे बोलते हैं रेक्टोवेजाइकल पाउच, ठीक है। और फीमेल में रेक्टो यूट्राइन पाउच बन रहा होता है एंटीरियरली, ठीक है। और अगर हम इंफीरियरली बात करें तो स्पीरियरली हमारे पास पाउच बन गया, और यही पाउच के इंफीरियरली अगर हम आ जाएं तो रेक्टम के एंटीरियरली हमारे पास पड़ा होता है फेशिया। इसी की एक्सटेंशन होती है जो हमारे पास रेक्टो यूट्राइन पाउच है, ये इसके नीचे जो फेशिया है उसे बोलते हैं फेशिया ऑफ डेनन विलियर्स, ठीक है। तो फेशिया ऑफ डेनन विलियर्स आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड और इसके दरमियान में, रेक्टम के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह रेक्टम की ब्लड सप्लाई है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। दैट इज फ्रॉम सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज, ठीक है। तो रेक्टम और एनल कैनाल के जंक्शन के ऊपर हमारे पास एक मसल होता है जिसे हम बोलते हैं प्यूबोरेक्टालिस मसल, ठीक है। तो ये प्यूबिक्स बोन से लेके हमारे पास पूरा ये आता है और इस तरह से रोटेट करके जाता है। तो बेसिकली ये एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, और सेकेंडली डेफिकेशन रिफ्लेक्स में इसका काफ़ी रोल होता है कि जब डेफिकेशन रिफ्लेक्स आती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन डिसेंड करती है डाउनवर्ड डिसेंड करती है। और डेफिकेशन रिफ्लेक्स खत्म होने के बाद जब म्यूकस मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ बेसिकली मूव करना होता है तो वो प्यूबोरेक्टालिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ऊपर मूव करेगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रेक्टम। अब हम बात कर रहे थे एनल कैनाल की। एनल कैनाल जो है बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ, उसमें 2 ही चीज़ें आ जाती है, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है और एक होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर हमारे पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स की जो होती है बेसिकली थिकनिंग की वजह से बन रहा होता है, और इंटरनल ठीक है। तो और इसके अंदर कुछ हमारे पास अगर हम इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन देखें तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे पास वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं, और इसी तरह उसके ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं, और साइनसेस होती हैं। उन साइनसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं वो जो हमारे पास ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं, और उन्हें हम वो एक लाइन बना देते हैं, जिगजैग लाइन यहाँ पे बन जाती है। उस लाइन को हम बोलते हैं डेंटेट लाइन या पेक्टिनेट लाइन। और उस पेक्टिनेट लाइन की इंपॉर्टेंस हमारे पास ये होती है कि अगर कोई हमारे पास हेमोरॉइड्स उस पेक्टिनेट लाइन से ऊपर हो रहे हैं तो दैट इज इंटरनल हेमोरॉइड्स, और जो इससे नीचे हो रहे होते हैं वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, और इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं वो पेनफुल नहीं होते, ठीक है। और तो ये था हमारा कंप्लीट जीआईटी का ओवरव्यू। मज़ीद इस तरह की वीडियोस अगर आप बनवाना चाहते हैं, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।